नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज की ये केस स्टडी यूनिक है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिसने खरबों रुपए कमाए लेकिन उसके बच्चों को उस संपत्ति का महज 0.01% मिलेगा, जो साल में 2 बार कुछ हफ्तों के लिए कहीं गायब हो जाते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो ऐसे ऐसे आइडिया होते हैं कि हजारों लाखों करोड़ उनके अकाउंट में ऐड हो जाता है, जो दिखने में एकदम सीधे सादे गीक सोबर, लेकिन जब अपने कंपटीशन को खत्म करने पे आते हैं ना तो पूरा कंपटीशन हिल जाता है और उनको समझ नहीं आता क्या करें। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी के भीष्म पितामह बिल गेट्स की। There is hardly a day in which something is not written about Microsoft. You're going to have people saying some nasty things, and so you have to learn a little bit not to take it too personally. गेट्स ने अपने दोस्त एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बहुत ध्यान से समझना, उसी वक्त 1980 में आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर बना रहा था और आईबीएम छोटा मोटा नहीं था, शहंशाह था उस वक्त दुनिया का। उसको पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की दरकार थी। बिल गेट्स आईबीएम के पास गए और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे सकता हूं। अब मजे की बात, यहां पर बिल गेट्स के पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। वो महज चांस लेने के लिए गए थे और वहां पर उनको आईबीएम का काम मिल गया। वो पास के एक स्टोर में गए और वहां से उन्होंने $50,000 में एक 86 डॉस खरीद लिया। उसकी कोडिंग में कुछ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए और उनको आईबीएम की रिक्वायरमेंट के लायक बनाया। 2 नाम दिए। जो खुद के लिए बनाया उसका नाम रखा MS डॉस, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डॉस, और जो आईबीएम के लिए बनाया उसका नाम रखा IBM PC डॉस। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे 2 खाकपति युवा खरबपति युवा हो गए। हाँ, डील जो आईबीएम के साथ हुई। यह बताने के पहले आपको याद दिला दूं, ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपके घर में बैठे बैठे आपके व्यापार और करियर को कई गुना बढ़ाने का संकल्प ले चुका हूं। आपकी पर्सनैलिटी को मल्टीफोल्ड पावरफुल बनाने का संकल्प ले चुका हूं और इसीलिए उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर लाइफ में, बिजनेस पे, प्रोडक्टिविटी पे, फैमिली पे, पेरेंटिंग पे, हर चीज पर 500 से ज्यादा वीडियो, हर सुबह एक उज्जवल पाटनी शो और जिंदगी गो। तो यहां पर आईबीएम ने सोचा कि इनको कैश दे देते और उन्होंने $4,30,000 देने का फैसला कर लिया। अच्छा, आईबीएम के मन में डाउट था कि ये लोग ज्यादा पैसे मांगेंगे या फिर ये पर पीस रॉयल्टी मांगेंगे कि जितनी बार ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिकेगा उतनी बार हमको शेयर मिलेगा। शायद सामान्य बुद्धि ऐसा ही करती, लेकिन वहां पर वो बिल गेट्स थे। उन्होंने न तो रॉयल्टी मांगी न ही ज्यादा पैसा मांगा। उन्होंने कहा हमको इस चीज का फ्रीडम चाहिए कि हम ये डॉस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में किसी भी कंपनी को बिना किसी लिमिटेशन, नियम या शर्त के बेच सके। अब आईबीएम वाले बड़ी सोच में पड़ गए कि ये क्या मांग है। उनको लग रहा था हम राजा हैं, पूरी दुनिया का मैक्सिमम बिजनेस हमारे पास है और ये हमको नहीं बेच के दूसरे को बेच के क्या कमा लेंगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूरदृष्टि को समझ नहीं पाए और उन्होंने हां भर दी और माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया में इतना बेचा, इतना फैलाया कि महज 31 साल की उम्र में बिल गेट्स दुनिया के यंगेस्ट एवर बिलियनियर बन गए। तो आप जिस भी बिजनेस में, जिस भी जॉब में, जिस भी करियर में हैं, आज से ये बात याद रखना, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। जब आप बिल गेट्स को वीडियोस में देखते हैं, जब आप उनको इमेजेस में देखते हैं, कैसे नजर आते हैं? सरल, सौम्य, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ। ना ना ना, आप उनकी शक्ल पर मत जाइए। जब वो कंपटीशन को खत्म करने पे आते हैं ना तो कंपनीज उठती नहीं है, वो सीधे उठ जाती है। आज आपको बताऊं, बिल गेट्स एक रूथलेस कंपटीशन किलर है। जब 1990s में
लोगों को यह समझ आ गया कि कंप्यूटर की सेल्स का असली रास्ता इंटरनेट के थ्रू निकलेगा, तो दुनिया में चारों तरफ इंटरनेट ब्राउजर्स की डिमांड बढ़ने लगी। उस वक्त का सबसे रिवॉल्यूशनरी ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर, और उस वक्त बता रहा हूं आप, उसका सब्सक्रिप्शन $49 का था, और इसके बाद भी 80% मार्केट उसके पास था। जब वो नेटस्केप नेविगेटर 1995 में लिस्ट हुई तो एक दिन के अंदर कंपनी का मार्केट कैप $2.2 बिलियन हो गया। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट को एक बात रियलाइज हुई कि भाई हम इंटरनेट बूम में बहुत लेट हो गए हैं, और ऑपरेटिंग बूम से ज्यादा बड़ा बाजार इंटरनेट ब्राउजर का होने जा रहा है। और यहां पर बिल गेट्स ने अपनी फेमस मार्केट फिलॉसफी लगाई। कौन सी फिलॉसफी? एम्ब्रेस, मतलब जो भी नया चेंज हो, जहां पर भी फ्यूचर दिखता हो उसको गले लगाओ, अपने पुराने आइडियाज पर, अपनी पुरानी ग्लोरी पर रिजिड मत रहो। एक्सटेंड, उसको अपने गले मत लगाओ, अपने सारे यूजर्स को उसको ऑफर करो, यूजर्स को उस चीज की आदत लगा दो। और एक्सटर्मिनेट, मतलब उस चीज के और जितने प्रोड्यूसर हैं उनको इस हाल में ले आओ कि वो सरवाइव करने लायक न रहे। और अब सुनिए वो इंटरेस्टिंग कहानी जहां पर माइक्रोसॉफ्ट देखते ही देखते नेटस्केप नेविगेटर को साफ कर देता। कैसे किया माइक्रोसॉफ्ट ने? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में अपना ब्राउजर लॉन्च किया, नाम दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते तो ई जो दिखता है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउजर है। अब यहां इसके आगे चालाकी देखिए, ऐसा लगेगा मान लो कोई कॉर्पोरेट राइवलरी चल रही हो, कोई मूवी चल रही हो। उन्होंने अपने हर पीसी में उस इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट ब्राउजर बना दिया। अब आप जैसे ही कंप्यूटर शुरू करेंगे सीधे सीधे आपकी होम स्क्रीन पर इंटरनेट एक्सप्लोरर नजर आता है। अब जिनको नेटस्केप नेविगेटर की आदत लगी हो उनको कैसे निपटाएं? उनके लिए उसको यूज करना टफ बना दो। इस स्ट्रेटजी के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव एक्स कंट्रोल्स लॉन्च किए। यह सीधा सीधा अटैक था नेटस्केप प्राइम पर, क्योंकि यदि आपको एमएस ऑफिस यूज करना है तो नेटस्केप के साथ उसको यूज करना बहुत कठिन था। धीरे धीरे यूजर इसकी वजह से नेटस्केप नेविगेटर से डिटैच होता चला गया। अब मान लो आप नेटस्केप नेविगेटर के प्रेमी हो, आप सोचोगे मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिलीट ही कर देता हूं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यहां पर अगली स्ट्रेटजी, उन्होंने उसको डिलीट और इंस्टॉल के मॉडल से ही हटा दिया। इसका मतलब आप कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिलीट ही नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को आदत लगाने के लिए एक और नेटस्केप नेविगेटर बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन चार्ज ले रहा था। यहां माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को फ्री कर दिया, और देखते ही देखते $2.2 बिलियन की कंपनी साफ हो गई। और इस रूथलेस कंपटीशन किलिंग का परिणाम यह हुआ कि 2000 आते आते सारी कंपनियां साफ थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास 95% मार्केट था। एप्पल दिवालिया होने के कगार पे था, और एप्पल की वैल्यू $3 बिलियन से कम हो गई थी, और उसी एक साल में एप्पल को $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन अगस्त 1997 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया, पूरी दुनिया हिल गई। किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट ये था माइक्रोसॉफ्ट एप्पल का $150 मिलियन वर्थ का शेयर खरीद रहा है, वो भी मार्केट प्राइस पर। सब ऑर्डिनरी दिमाग ने सोचा वाह वाह, बिल गेट्स कितने शानदार आदमी हैं, स्टीव जॉब्स की मदद कर रहे हैं, अपने दुश्मन की मदद कर रहे हैं। ना ना ना, वहां पर बिल गेट्स खुद की मदद कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप की सफाई करने के बाद खूब एलिगेशन से जूझ रहा था। उसके ऊपर एंटी ट्रस्ट से लेकर तमाम तरह के केसेस चल रहे थे, जिसमें मोनोपोली भी शामिल था। और इस बात की पूरी संभावना थी कि यूएस सरकार माइक्रोसॉफ्ट को कई टुकड़ों में तोड़ देती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास एक तरीके से मोनोपोली हो गई थी। और यहां पर चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के शेयर खरीद के उसको जिंदा रखा, एक तरीके से कंपटीशन को जिंदा रखा, और ऐसा करके इनडायरेक्टली अपने ऊपर चलने वाले सारे एंटी ट्रस्ट केसेस को खत्म कर लिया। यहां पर तो बहुत बड़ी बुद्धिमानी का किस्सा है।
लेकिन यहीं पर एक छोटा सा दुर्भाग्य छुपा है। शायद माइक्रोसॉफ्ट को और बिल गेट्स को यह पता नहीं था कि एक दिन एप्पल इतनी बड़ी कंपनी होगी। 2003 में माइक्रोसॉफ्ट अपना सारा स्टेक $550 मिलियन में बेच के निकल गया। और सोच के देखिए, यदि आज माइक्रोसॉफ्ट के पास वो स्टेक होता तो $150 बिलियन से ज्यादा का होता। अभी तक हमने बिल गेट्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। अब बिल गेट्स को एज अ लीडर, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ थिंकर, एज एन एंटरप्रेन्योर देखते हैं। और यहां पर मुझे लगता है कि उनके ऊपर यह डायलॉग एकदम फिट है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि बिल गेट कैसे नजर आते हैं, एकदम सीधे साधे, शांत प्राणी, कोई भी कुछ भी कर सकता है उनके साथ, वो कुछ नहीं कहेंगे। ना ना, वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत गुस्सैल है। और माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज कहते हैं कि वो कमरे के अंदर एक बुली है, सबको धकियाते हैं, धमकाते हैं और बहुत रफली एक डायलॉग मारते हैं, दैट्स द स्टूपिडेस्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड। कुछ और लोग ये कहते हैं कि बिल गेट्स अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी मानते हैं और उनको लगता है बाकी सबके आइडिया कचरा है। कुछ लोग उनके माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि बिल गेट्स आते जाते हर आदमी की लाइसेंस प्लेट से उनके नंबर्स को याद रखते हैं और वो ट्रैक करते कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। लेकिन चारों तरफ के एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको लगेगा कि अचीवर्स थोड़े जुनूनी, थोड़े पागल, थोड़े सनकी, थोड़े ऑटोक्रेटिक होते हैं। क्योंकि शायद बहुत डेमोक्रेटिक होकर सबको फील गुड करा के इनोवेशन करना मुश्किल होगा, सीमाओं को तोड़ना मुश्किल होगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें क्रिएट करना मुश्किल होगा जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, मस्क क्रिएट कर रहे हैं, जो यहां पर गेट्स क्रिएट कर रहे हैं, आगे और लोग क्रिएट करेंगे। तो यदि आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा पागलपन, थोड़ा जुनून है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ इनके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स को भी बहुत ध्यान से देखिए। ये काम करने में इतने जुनूनी थे कि 18 घंटे काम करते थे, वैकेशंस नहीं लेते थे। और अभी चारों तरफ नारायण मूर्ति की कही भी एक बात चल रही है। My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. और हर तरफ इसका बहुत विरोध हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ग्लोबल अचीवर्स को जब आप देखोगे, वो वाकई में घड़ी देखते नहीं। उनके लिए ऑफिस ही उनका घर है, उनका मंदिर है, उनका पार्क है, सब कुछ उनका ऑफिस है। और बिल गेट्स के वहां पर जब एक नई सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया और एक बार वो ऑफिस में आई तो क्या देखती है, बिल गेट्स जमीन पर चित्त पड़े हुए हैं। उसको लगा वो बेहोश हो गए हैं, लेकिन नहीं, वो 1-2 रात से वहीं काम करते करते थक के उसी फ्लोर में सो गए थे। ऐसे थे बिल गेट्स। और एक बात को और समझना, ये सब लोग अपने आप को अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। बिल गेट्स का थिंक वीक पूरी दुनिया में फेमस है। बिल गेट्स साल में 2 बार एक हफ्ते के लिए एक रिट्रीट में चले जाते हैं। वहां पर 18 घंटे काम करते हैं, मिनिमम फूड लेते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते, बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हैं। और वहां पर सिर्फ वो अपने एम्प्लॉयज के दिए हुए आइडियाज को लेके जाते हैं। 1-2 ऐसे एम्प्लॉयज को लेके जाते हैं जो वाकई में आइडिया लेवल पर उनसे मैच करते हैं या तेजी से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और जब वो वहां से बाहर आते हैं तब हर बार माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बड़ा करता है। बिल गेट्स रीडिंग में इतना यकीन करते हैं कि वो कहते हैं हर साल हर व्यक्ति को 1, 2, 5, 10, 15, 20 नहीं, 50 बुक पढ़नी चाहिए। 50 बुक का मतलब एवरेज में वीक में 1 बुक। और उनकी बुक रीडिंग इतनी फेमस है कि जब वो बुक्स पढ़ के अपनी फेवरेट बुक्स की लिस्ट जारी करते हैं, वो बुक्स बेस्ट सेलर हो जाती है। इतना बड़ा अचीवर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो 19 साल तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी का टैग लगाकर घूमता रहा, वो व्यक्ति आज भी पढ़ता है, वो व्यक्ति आज भी सीखता है, वो व्यक्ति आज भी थिंक वीक मनाता है, उस व्यक्ति का आज भी कोच है, वो व्यक्ति आज भी कोर्सेस अटेंड करते हैं। सोचने की बात है। यदि आप अपने घर में बैठकर ये सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं, अहम ब्रह्मस्मि, विश्वास कीजिए आप वहीं रह जाएंगे, बल्कि आप तेजी से नीचे आएंगे। क्योंकि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। और जब ऐसे महान लोग संपत्ति क्रिएट करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं अच्छे आदमियों को खूब पैसा कमाना चाहिए, उनको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब ऐसे महान लोग अमीर बनते हैं, संपत्ति क्रिएट करते हैं, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। आज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट चैरिटेबल फाउंडेशन है और उन्होंने अपनी संपत्ति का 99% से ज़्यादा अपने इस फाउंडेशन को दान कर दिया है। कहीं इंडिया में पोलियो मिटा रहे हैं, कहीं किसी अफ्रीकन देश में कोई और बीमारी मिटा रहे हैं। महज पैसा नहीं कमाया, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की दुआएं कमाई हैं। यदि पर्सनैलिटी ऐसी हो तभी सारी दुनिया फिर बिल गेट्स जैसे लोगों को सलाम करती है। मैं तैयार